हेलो एवरीवन। आज हम लोग कवर करेंगे थ्योरेटिकल पोर्शन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। देखिए, सबसे पहले आपको पता ही है कि बहुत तरह के नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कि रेड क्रॉस है और इसी तरह से पब्लिक ब्रॉडकास्ट सर्विसेज हैं और इसी तरह से गुडविल है, वर्ल्ड वाइड फंड है और ह्यूमन इंटरनेशनल सोसाइटी और इस तरह से बहुत सारे जो हैं नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी हैं। अब जैसे रेड क्रॉस का काम क्या है? बेसिकली अगर आप देखोगे, इसका काम है प्रोटेक्ट करना लाइव्स विक्टम्स का जो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट में प्रॉब्लम आ जाती है जिनको। इसका काम क्या होता है? जैसे आप देखोगे अमेरिकन रेड क्रॉस का काम क्या है? ब्लड कलेक्शन करना, डिज़ास्टर रिलीफ देना, कम्युनिटी को एडुकेट करना। तो इसी तरह के बहुत सारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे ना, तो ये इनका काम बिजनेस एक्टिविटीज जैसा नहीं है। ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होते, बेसिकली ये लोग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। अब जैसे रेड क्रॉस का काम प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है, ये ब्लड का सैंपल कलेक्ट करता है, इसलिए नहीं कि बेच के प्रॉफिट कमाएगा, ये मदद करने के लिए करता है। और जितने भी आप देखेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, बेसिकली ये लोग मदद करने के लिए होते हैं। तो इसीलिए आप देखिए यहाँ पे कि दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द पीपल विथआउट एन इंटेंशन ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। इनका इंटेंशन कभी भी प्रॉफिट कमाना नहीं होता। दे डू नॉट हैव एनी इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कभी भी प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से नहीं करते। ये मेडिकल हेल्प करना, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सब इनके काम है। तो अगर आप देखेंगे तो ये इनका काम इस तरह का होता है कि अगर आप देखो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे स्पोर्ट्स क्लब आप देखते हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेशनल बॉडीज़, लाइब्रेरी देखोगे आप, तो इसी तरह के जैसे ये आप देख रहे हैं ना, वाई स्पोर्ट्स क्लब, ये जो है ऑनलाइन वीडियो गेम है और ये फ्री ऑनलाइन गेम खिलाता है बेसिकली। और थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन अगर आप इसका ले लेते हैं तो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इसी तरह के जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, मोस्टली आप देखेंगे कि प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बने होते हैं। इनका प्योर जो है सोसाइटी की मदद करना होता है। अब कुछ जो है सम नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज में अंडरटेक ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑल्सो। थोड़ा बहुत इनकम कमाने के लिए थोड़ा बहुत एक्टिविटी ऐसे करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए स्पोर्ट्स गुड्स शॉप बाई अ स्पोर्ट्स क्लब। तो कई बार क्या होता है, स्पोर्ट्स क्लब को जो है इस तरह से करना पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तो सर्वाइव भी नहीं करेंगे। तो उनका मेन मोटिव यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज दे पाएँ। तो अगर आप देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है कमर्शियल एंटिटीज़ और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में या नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज़ में, बड़ा सिंपल डिफरेंस है कि सबसे पहले आप देखेंगे कि इनका काम जो होता है, जो कमर्शियल एंटरप्राइजेज होती हैं या एंटिटीज़ होती हैं, इनका काम होता है प्रॉफिट अर्न करना। आप कोई भी देख लो, प्राइवेट कंपनियां कोई भी देख सकते हो, जैसे मान लो रिलायंस है, अब इसका काम है प्रॉफिट अर्न करना। तो इसी तरह से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसका काम होता है सर्विस देना। जैसे रेड क्रॉस है तो उसका काम सर्विस देना है। इसी तरह से अगर आप देखोगे वर्ल्ड वाइड फंड है, तो उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि एनवायरनमेंट से बचाना जानवरों को और फैसिलिटी प्रोवाइड करना, जंगली जानवरों को ह्यूमन बीइंग के इन्वॉल्वमेंट से रोकना। तो आप देखेंगे इस तरह के इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। दूसरा ये है इसका डिफरेंस कि आप देखेंगे कमर्शियल जो एंटिटीज़ होती हैं, इसमें या तो प्रोप्राइटर या ओनर होता है इस तरह से। और इसमें क्या होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे मेंबर्स होते हैं। बेसिकली देयर आर मेंबर्स इन सच टाइप ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आप कभी भी एक मालिक नहीं देखोगे, ठीक है? इसमें हमेशा आपको मेंबर दिखाई देंगे और इसका एक आदमी से कमाई भी नहीं होती। जैसे टाटा है, तो अब अगर वो एनजीओज में आता है तो उसकी जो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे एक अकेला आदमी की वैल्यू नहीं देखी जाती है। दूसरा आता है, अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो इसमें जो भी कमाई होती है ना कमर्शियल एंटिटीज़ के अंदर, जैसे रिलायंस हो गया और जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं, वोडाफोन हो गई, ठीक है, और इस तरह की जितनी भी कंपनियां हैं, इनमें आप देखोगे ओनर्स के बीच में पैसा बंट जाता है। यानी कि जो रियल ओनर्स होते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनमें पैसा बंटता है। लेकिन अगर हम एनपीओ की बात करें, नॉट फॉर प्रॉफिट की, तो यहाँ पे प्रॉफिट मेंबरों में कभी नहीं बढ़ता। कई लोगों को लगता है मेंबर आपस में मिलके बांट लेते, बिल्कुल नहीं। मेंबर को नहीं दिया जाता है, ये सिर्फ सर्विसेज हैं जो उनको दी जाती हैं। मनी के फॉर्म में उनको कभी भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है रिजल्ट। अगर आप देखो कमर्शियल में, अगर नेट रिजल्ट देखो तो इसमें प्रॉफिट या लॉस होता है। तो जो कमर्शियल एंटिटीज होती है ना, इसमें प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है। जबकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप बात करेंगे ना, तो यहाँ पे सरप्लस या डेफिसिट होता है। तो बेसिकली आप देखोगे जब भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा तो ये लोग प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, ये लोग यहाँ पे डेफिसिट यानी कि नुकसान या सरप्लस। अगर पैसा बच गया तो सरप्लस हो गया और नुकसान हो गया तो डेफिसिट हो गया। कभी भी प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, क्योंकि इनका काम ही यही नहीं है। ये कभी प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं करते, तो इसीलिए यहाँ पे जो है इस तरह से हम ट्रीट करते हैं इनको।
फिर अगर आप देखेंगे अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स की बात कहेंगे कि कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं, तो बड़ा सिंपल है। अगर कमर्शियल बिजनेस है तो आप देखेंगे या तो ये मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 3 बनाती है। लेकिन अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट की बात करेंगे तो इसमें 3 अलग अलग दूसरे तरह के अकाउंट बनते हैं। यहाँ पे एक बनता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो यहाँ आप देखेंगे बेसिकली बहुत ही फर्क है दोनों में। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बना के हम ग्रॉस प्रॉफिट का पता लगाते हैं, पीएनएल बना के नेट प्रॉफिट का पता लगाते हैं, जबकि रिसीट एंड पेमेंट बना के हम प्रॉफिट का पता नहीं लगाते, हम बस ये पता लगाते हैं कितना पैसा आया और कितना गया और कहाँ आया, कहाँ से आया और कहाँ गया, और इनकम एक्सपेंडिचर में सरप्लस और डेफिसिट। तो अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही खास फर्क है दोनों में। फिर आ जाता है अकाउंटिंग सिस्टम, इसका कौन सा सिस्टम फॉलो करता है। अगर आप देखेंगे ना तो कमर्शियल जो एंटिटीज होती हैं ये एक्रूअल सिस्टम को फॉलो करती हैं। एक्रूअल सिस्टम का मतलब है कि अगर मान लो कोई आउटस्टैंडिंग है या मिलना बाकी है तो जिस साल का बिलोंग होगा उसी साल में दिखाया जाएगा, और चाहे वो कैश की फॉर्म में हो या बिना कैश की, दोनों नोट किया जाता है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट तो ये हाइब्रिड सिस्टम है, इसके अंदर एक्रूअल और कैश सिस्टम दोनों होता है, क्योंकि अगर आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देखेंगे तो ये कैश सिस्टम को फॉलो करता है, और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट देखेंगे तो एक्रूअल बेसिस को फॉलो करता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हाइब्रिड सिस्टम इसको कहा जाता है। अब यही चीज़ के इसके डिफरेंस यहाँ पे हमने लिख दिए हैं, आपको नोट्स के लिए आसानी रहेगी इसलिए इसको यूज़ कर लीजिए, वही चीज़ है। नेक्स्ट देखो आप इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या इसकी क्या फीचर्स क्या हैं। देखिए सबसे पहले जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये सर्विस प्रोवाइड करता है एक स्पेशल ग्रुप को, जैसे मैंने आपको रेड क्रॉस का समझाया। रेड क्रॉस क्या करता है, स्पेसिफिकली सोल्जर्स के लिए बनाया गया था कि सोल्जर्स जब वार होता था, जब वार होगा तो ऐसी सिचुएशन पे बहुत नुकसान होता है और कई बार डिज़ास्टर आता है, वहाँ पे भी नुकसान होता है। तो इनका यही काम है, ये क्या करता है रेड क्रॉस, जैसे मान लो ब्लड की कमी हो गई तो ब्लड का कलेक्शन करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप देखेंगे इंडिया के अंदर भी बहुत सारे जो हैं रेड क्रॉस के सेंटर्स अलग अलग जो हैं कम से कम 170 से भी ज़्यादा हैं। तो आप ये देखिए हर एक पूरी दुनिया में हर जगह मिलेंगे आपको, और इन लोगों का काम यही होता है कि मदद करना, डिज़ास्टर के समय मदद करना, किसी भी तरह से मदद पहुंचाने का काम होता है। तो यहाँ पे यही कैरेक्टरिस्टिक आता है कि जो भी आप एनपीओ देखोगे मोस्टली वो सर्विसेज देने के लिए होता है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, या फिर लोगों को अवेयर करने की बात हो, तो हमेशा ये मदद करेगा ऑर्गेनाइजेशन। फिर आ जाता है जो ये है ऑर्गेनाइज एज चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी। इस ये ना हमेशा जो है चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह होता है या सोसाइटीज़ की तरह होता है, ये लोगों की मदद करने के लिए होता है। और इसमें मेंबर्स जो होते हैं ना, इनको हम सब्सक्राइबर्स कहते हैं, यानी कि जो इसके जो लोग इसमें शामिल होते हैं वो सब्सक्राइब करते हैं और उनको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, उसके बदले में उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज मिलती है। तो आप देखेंगे इसी तरह के बहुत सारे क्लब्स मिलेंगे, स्पोर्ट्स क्लब वगैरह, वहाँ पे क्या है एक बार आपने सब्सक्रिप्शन फ़ी भर दिया तो आपको पूरे 1 साल तक खेलने के लिए फ्री में मिलता है, आप अपने परिवार के साथ जा सकते हैं, और इस तरह से बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं ये लोग। तो इसीलिए इनको हम जो है चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी कहते हैं, और उन्हीं के द्वारा ये मैनेज होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं। तीसरा है मैनेज बाई अ मैनेजिंग कमेटी। हमेशा आप देखेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये हमेशा मैनेजिंग कमेटी के द्वारा चलाया जाता है और इलेक्टेड बाय मेंबर्स, और इसके मेंबर्स इसको चुनते हैं। तो जो कमेटी में जितने भी लोग होते हैं उनको चुनने वाले इसके मेंबर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने आप ही पैसा दे के बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं। लोगों का इसमें वोटिंग टाइप में होता है और इसमें राय ली जाती है कि किसको रखना है कमेटी में, और उसी के बाद डिसीजन निकलता है। तो ये मैनेज होते हैं कमेटी के द्वारा। चौथा आएगा, अगर आप इनका सोर्स ऑफ इनकम देखोगे, कहाँ से इनकी कमाई होती है बेसिकली, तो इनकी कमाई होती है सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स। मेंबर्स से जो भी सब्सक्रिप्शन मिलता है उससे कमाई होती है, डोनेशन से होती है। देखिए डोनेशन क्या होता है, 2 तरह के डोनेशन होते हैं बेसिकली, जनरल और स्पेसिफिक। अब डोनेशन में क्या होता है कि किसी ने पैसा दिया होता है दान के तौर पे कि ये लीजिए, इस पैसे का इस्तेमाल कीजिए। तो जब वो दान देता है तो 2 केसेस होते हैं, एक तो जनरल जिसमें वो कुछ बताता ही नहीं है, सीधा दान दे देता है, डोनेशन दे देता है, ये लो भाई 5 लाख रुपए इस्तेमाल करो। अब उसने ये नहीं बताया कि किस लिए इस्तेमाल करो, तो उसको हम बोलेंगे जनरल डोनेशन, किसी भी काम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर वो कह देता है कि ये पैसे लो लाइब्रेरी के लिए, तो ऐसे में स्पेसिफिक जो डोनेशन है, या यूं कह दिया ये लो प्राइज फंड, तो आपको उसी काम के लिए उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जैसे उसने लाइब्रेरी का फंड दिया है तो आपको उसको लाइब्रेरी में ही यूज़ करना पड़ेगा, अलग जगह से आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये डोनेशन से भी इनकम होती है यहाँ पे। फिर आता है लेगेसी। लेगेसी भी काफ़ी हद तक वैसी होती है, इसमें बस फ़र्क ये है कि इसमें जब किसी की डेथ हो जाती है या डेथ हो रही होती है
तो उसकी अपनी विल होती है, एक अपनी मरते समय वो अपनी इच्छा जाहिर करके जाता है कि इस पैसे का इस्तेमाल यहाँ होना चाहिए, ठीक है, या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ऐसे करेंगे आप, तो उसी को हम बोलते हैं। तो इसमें दो तरह के डोनेशन होते हैं, एक तो जनरल और एक स्पेसिफिक, इसमें भी दोनों तरह के होते हैं। अगर मान लीजिए कि लेगेसी के अंदर अगर वो कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं बताता है, डोनेशन स्पेसिफिक काम के लिए नहीं देता है, तो उसको हम लोग जनरल डोनेशन कहते हैं, यानी कि उसने बताया नहीं है कि किस काम में यूज़ करना। और अगर उसने स्पेसिफिकली बता दिया है तो फिर वो स्पेसिफिक डोनेशन हो जाएगा। बस ये याद रखना है कि यहाँ पे क्या होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जो मिलता है अमाउंट, ये मिलता है डिसीज से, यानी कि जिसकी डेथ हो गई है। डोनर मे और मे नॉट स्पेसिफाई द कंडीशन, हो सकता है कि कंडीशन रख दे, हो सकता है ना भी रखे, तो कंडीशन इसमें रख भी सकता है वो, अगर रख देता है तो स्पेसिफिक, नहीं रखता तो जनरल। फिर आता है ग्रांट। ग्रांट भी आप जानते ही हो, ग्रांट्स क्या होते हैं कि ये कैपिटल रिसीट होता है, इसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, और ये किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही आ सकता है, जैसे कि कोई एसेट खरीदने के लिए या कोई स्पेसिफिक खर्चे देने के लिए, जैसे कि बोल देंगे कि भाई इसको सैलरी देने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल होगा। तो इसीलिए ये जो ग्रांट होता है ये स्पेसिफिक, ये मतलब कैपिटल एक्सपेंस माना जाता है, इसीलिए। फिर आ जाता है, अगर आप देखेंगे इसमें, तो ये जो है इनकम के तरीके हैं, इन सब चीज़ों से इनकम इसमें की जाती है। नेक्स्ट आता है फंड्स रेज्ड बाय सच ऑर्गेनाइजेशंस आर क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड और जनरल फंड। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो भी इसमें पैसा रेज किया जाता है, या तो इसको हम कैपिटल फंड मानते हैं, या हम मतलब कैपिटल फंड या जनरल फंड, जो भी आप फंड के थ्रू रेज करते हो पैसा, अगर मान लो फंड के थ्रू आता है तो उसको हम कैपिटल फंड में ही ले जाके ऐड करते रहते हैं। जैसे मान लो हमने बिल्डिंग फंड लिया और बिल्डिंग फंड से ही कुछ कमा लिया या उस पर इंटरेस्ट मिल गया या समथिंग लाइक दैट, तो वो उसी में जाके ऐड होता रहेगा। इसकी खास बात यही होती है। ये हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग करेंगे तो वहाँ डिटेल में सीखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करके। फिर आता है सरप्लस। यहाँ पे देखो सरप्लस जो है ना, मेंबर में नहीं बांटा जाता, एकदम स्पेसिफिक समझ लीजिए कि अगर कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कमाई होगी, इसको मैं प्रॉफिट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि प्रॉफिट बोलना अलाउड ही नहीं होता है, सरप्लस बोलते हैं। तो जो भी इसमें सरप्लस आएगा वो मेंबरों को नहीं बांटा जाता है, इसकी खास बात यही है। जबकि आप कमर्शियल बिजनेस के अंदर देखोगे, कमर्शियल एंटिटीज़ में, तो वहाँ पे हमेशा जो है उसके मेंबर्स को बांट दिया जाता है, यानी कि जो उसके इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं या डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, मतलब उनको एक तरह से दे दिया जाता है पैसे। सेवेंथ है कि दे अर्न रेपुटेशन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर्स और ओनर्स सेटिस्फैक्शन बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। देखिए सोसाइटी के लिए कितना अच्छा काम किया है, उसके बेसिस पे इनकी गुडविल बनती है। तो आप देखेंगे जितने भी एनपीओज होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये अपना सोसाइटी के लिए अच्छा काम करके ही अपना नाम कमा सकते हैं। जबकि आप कमर्शियल बिजनेस में देखेंगे ना, तो वहाँ पे कस्टमर को सेटिस्फाई करके वो लोग अपना गुडविल बनाते हैं। जैसे एप्पल की कंपनी है, तो एप्पल की कंपनी जो है आप देखेंगे अच्छा प्रोडक्ट बेच के लोग, वो उसने अपना गुडविल कमाया है, क्योंकि वो अच्छा प्रोडक्ट बेचती है, लोग सेटिस्फाई रहते हैं कस्टमर, इसीलिए उसकी गुडविल है, तो लोग महंगा भी खरीदने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ये लोग इस कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करना होता इनको क्या होता है बेसिकली कि हम कितना अच्छा सर्विसेज दे रहे हैं, हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, उसके हिसाब से इनको रेटिंग मिलती है और उसी हिसाब से इनकी गुडविल क्रिएट होती है। और फिर आप देखेंगे कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं ना, ये मेंटेन करते हैं मेंबर्स के लिए, ठीक है। अगर आप देखोगे जैसे कंपनियां होती हैं, तो कंपनी जो है अपने इक्विटी शेयर होल्डर के लिए नहीं, आउटसाइडर के लिए भी बनाती हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अपने मेंबर्स के लिए, मेंबर्स के पर्पस के लिए अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, और स्टेटूटरी यानी कि जो कानूनी प्रक्रिया है, जैसे गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं तो उसको फॉलो करने के लिए ये लोग बनाते हैं। जनरल पब्लिक को अनाउंस करने के लिए नहीं करते, क्योंकि इन्हें जनरल पब्लिक को तो सर्विस प्रोवाइड कराना है, इनको उनसे कमाना थोड़ी ना है, तो इसीलिए ये लोग उनके लिए नहीं बनाते। लेकिन गवर्नमेंट ने जानबूझ के ऐसे क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि आप अपना अकाउंट बना के दिखाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। क्यों, क्या होता है कि आजकल जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप देखोगे बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी करते हैं ये लोग। अगर आप इनसे अकाउंट नहीं बनवाओगे तो गलत भी बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब आपको अजीब लग रहा होगा कि सर इतना सब अच्छा अच्छा आपने बताया, लास्ट में एंड होने से पहले आपने ये बता दिया। स्टूडेंट्स मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि होता क्या है कि कई जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये अपने आप को रजिस्टर करा लेती हैं और बाहर से इनको फंडिंग मिलती है, विदेशों से इनको फंडिंग मिलती है। अब होता क्या है कि आप देखोगे जैसे मान लो कोई मेट्रो बनने वाली है, तो वो बीच में आके अड़ंगा लगा देंगे, बोलेंगे अच्छा मेट्रो कहाँ से जाएगी, जंगल के बीच से जा रही है, नहीं जी हम तो नहीं बनने देंगे। पूछा जाता है क्यों, बोलेंगे ये इतने सारे पेड़ कट जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
तो यहाँ से मेट्रो जाएगी तो हमारे तो पेड़ पूरा बर्बाद हो जाएगा, तो हम अलाउ नहीं करेंगे। अगर आप कोई रोड का कंस्ट्रक्शन कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, हाथ खड़ा करके मना कर देते हैं और इसको पूरा हंगामा खड़ा कर देते हैं, उसमें अपील डाल देते हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, फिर वो केस पेंडिंग रहता है, तब तक स्टे लग जाता है, तो वो रोड बनता ही नहीं है। तो इससे इंडियन गवर्नमेंट परेशान हो गई है। अब कई तो देखो, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह से काम करते हैं। और सपोर्ट कौन करता है? इंटरनेशनल कम्युनिटी सपोर्ट करती है, जो चाहती है कि देश का भला ना हो, आगे विकास ना हो, जानबूझ के अड़ंगा लगाते हैं। तो इसमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि इस तरह से करोगे तो कंट्री का जो है विकास रुक जाता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। तो अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो फिर जॉब कैसे मिलेगी लोगों को? और हर चीज़ का कुछ तो नुकसान होगा ही। अभी देखो न्यूज़ में लेटेस्ट चल रहा है कि वेस्ट बंगाल में एक मेट्रो बना रहे हैं, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो कि हुगली नदी के मतलब उसमें जा रही है, नीचे से, नदी के नीचे से ही जा रही है, और करीब 9.5 किलोमीटर्स का उसका रूट है। अब आप ये देख लीजिए, 9.5 या 16 किलोमीटर ऐसा ही है कुछ उसका रूट। तो अब इसको ही, इसके ऊपर भी हंगामा खड़ा कर दिया था पहले उन्होंने कि नदी के नीचे से जाएगी तो नदी नुकसान होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी ना, आपको कभी ना कभी तो बनाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, जो काम करोगे उसमें आके अड़ंगा लगाते ही हैं ये। तो इसीलिए कई बार ये नुकसान भी करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखोगे तो इनका फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, तो इसीलिए ये इसके खास फीचर्स हैं। अब हमेशा हमें क्या करना है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमें अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि कौन कौन से अकाउंट ये लोग प्रिपेयर करते हैं, कौन से नहीं करते। अब हम आ जाते हैं कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है। बेसिकली स्टूडेंट्स ये 3 अकाउंट बनाते हैं। कौन कौन से? एक तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, और एक बैलेंस शीट बनाते हैं। ये किस लिए होता है? ये कैश ट्रांजैक्शन जैसे होते हैं ना, उसके लिए होता है, मैं अभी समझाऊंगा। ये जो है बेसिकली सरप्लस और डेफिसिट के लिए होता है, और बैलेंस शीट तो आप फेमिलियर हो कि पूरे एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिकॉर्ड रखने में मदद करता है। अब आ जाते हैं हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का काम क्या है, जो हमने पहले डिस्कस किया। क्या होता क्या है ये? देखिए बड़ा सिंपल है कि इसके अंदर, इसमें क्या होता है, ऑल कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स। सिंपल भाषा में समझ लो कि इसके अंदर जितना भी पैसे से संबंधित कोई भी पैसा आया तो वो रिकॉर्ड होता है, और अगर पैसे गए तो वो रिकॉर्ड होता है। तो आप देखेंगे हमेशा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती। दूसरी बात, कैश बुक का जुड़वा भाई है। कैश बुक में जो चीज़ होता है ना, सेम वही चीज़ जो आपने 11th में कैश बुक पढ़ा है, वही चीज़ है ये। तो आप देखोगे इसका फॉर्मेट जब हम सीखेंगे कि बिल्कुल कैश बुक की तरह ही होती है। अच्छा, इसमें क्या है कि ऑल कैश ट्रांजैक्शन, देखिए कैश के जितने भी ट्रांजैक्शन है, चाहे वो रेवेन्यू इन नेचर हो या कैपिटल इन नेचर हो, सब आता है। अब आप कहेंगे कैपिटल इन नेचर का मतलब है, जैसे मान लो हमने बिल्डिंग खरीदी, बेटा बिल्डिंग खरीदी तो पैसे लगे, तो पेमेंट हो गया, यानी कि पेमेंट वाले साइड में चला जाएगा। हमने फर्नीचर खरीदी, पैसा गया पेमेंट साइड, हमें कहीं से पैसा आया, इनकम हो गई रिसीट साइड। तो यहाँ पे आप देखोगे जब हमने बिल्डिंग खरीदी थी तो वो कैपिटल इन नेचर था, क्योंकि कई साल तक कमा के देगा, तब भी वो आ रहा है। और अगर हमें इनकम हो रहा है जो डे टू डे होता है, वो तो रेवेन्यू है, लेकिन वो भी हम आ रहे हैं। तो इसीलिए आप इसमें देखेंगे दोनों तरह का, इसमें आंख मूंद के खाली आपको ये देखना है पैसा आ रहा है या जा रहा है। आ रहा है तो रिसीट कॉलम में आ जाएगा, जा रहा है तो पेमेंट कॉलम में चला जाएगा। अच्छा, इसकी ओपनिंग जो होती है हमेशा कैश बैलेंस से होती है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरिड डाउन, और एंड जो होता है कैश बैलेंस से होता है। आपको याद करना होगा कैश बुक 11th क्लास वाली, देखिए फॉर्मेट आपके सामने है, इसमें हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। देखिए ये आपके पास फॉर्मेट है एक तरह से, यहाँ पे देखेंगे आप इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। देखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इस तरह से लिखा जाता है, जो ईयर एंड होता है वो लिख दिया जाता है। इस तरफ लेफ्ट साइड में रिसीट अकाउंट होता है, और इस तरफ जो है पेमेंट अकाउंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका जो नेचर है ना, ये नेचर इसका एसेट अकाउंट का नेचर है, या यूं कह लो कि रियल अकाउंट का नेचर है। क्यों? क्योंकि जितने भी एसेट्स होते हैं, एसेट के जो अकाउंट होते हैं उनमें जो भी पैसा आता है इस तरफ आता है, और जाता है तो इस तरफ आता है। तो आप देखो कैश बुक याद करो 11th क्लास वाली, सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश और बैंक दोनों आते थे, तो हमने कैश बैंक का बैलेंस ले लिया इस तरफ। हमेशा आप देखेंगे कैश का बैंक डेबिट बैलेंस ही होता है, कभी क्रेडिट नहीं हो सकता, बैंक हो सकता है क्रेडिट। फिर आ जाता है सब्सक्रिप्शन से हमें पैसे मिले, जितने भी मिले सब लिख लेंगे। और लास्ट में आ जाते हैं यहाँ पे नीचे देखिए पेमेंट साइड में कैश का क्लोजिंग बैलेंस है ये वाला। तो आप देखेंगे ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ये यहाँ पे आता है, और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा यहाँ पे आता है। तो ये मेन हमें सीखना है कि जब भी शुरुआत होगी तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक से होगी, और क्लोजिंग जब होगा तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक से होगा। और बाकी सब जितना पैसा आ रहा है रिसीट साइड में आएगा, जितना जा रहा है पेमेंट साइड में आएगा। अब आप देखो यहाँ पे ऑल रिसीट एंड ऑफ कैश ड्यूरिंग द ईयर
ऑन अ डेबिट साइड, जितना भी पैसा से रिलेटेड आएगा ना वो हमारा जो है डेबिट साइड में आएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार मैं इसको सही कर दूँ, ये देखिए, इसको थोड़े साइज इसकी बढ़ा देते हैं, ये अब आप ये देखो यहाँ पे जितना भी रिसीट है, जैसे सब्सक्रिप्शन से पैसा आया प्लस हो गया भाई 6500, डोनेशन से पैसा आया इमेजिनरी वैल्यू है 2500, बैंक इंटरेस्ट से पैसा आया, अगर आप देखो एंट्रेंस फी से पैसा आया, बेटा यहाँ पे सब पैसा आया जा रहा है। अच्छा यहाँ पे आप देखो सब पेमेंट हो रहा है, स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए पेमेंट किया, पोस्टेज के लिए किया, सेविंग सर्टिफिकेट हो गया। तो यहाँ पे ये नहीं देखना है कि कैपिटल इन नेचर है या रेवेन्यू, बस ये देखो कि पैसे में आ रहा है तो रिसीट साइड, जा रहा है तो जो है पेमेंट साइड। तो ये आपको बेसिकली ध्यान देना है, इसमें यही चीज बताया गया है कि कैपिटल और रेवेन्यू से कोई लेना देना नहीं है, जो भी हो, चाहे वो बिल्डिंग खरीद रहा हो, चाहे ये स्टॉक खरीद रहा हो या बेचने के लिए पर्पस, आपको सब खाली ये देखना है कि आ रहा है तो रिसीट और जा रहा है तो पेमेंट। अब इसको प्रिपरेशन रिसीट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को हम बनाते कैसे हैं, वो हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। अगर आप देखो इसमें यहाँ पे ओनली द एक्चुअल कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड, जैसे कि मैंने आपको बताया सीधा कैश से संबंधित आ रहा है तो वही रिकॉर्ड होगा, जा रहा है तो ही रिकॉर्ड होगा। अगर मान लो नॉन कैश आइटम है जैसे कि डेप्रीसिएशन, आप हमेशा देखो फिक्स एसेट के ऊपर जब हम डेप्रीसिएशन देते हैं तो हम कोई पैसा थोड़ी ना देते हैं, हमारी फिक्स एसेट कम हो जाती है। जैसे मान लेते हैं फिक्स एसेट 1 लाख की थी और 10% का डेप लग गया, यानी कि 10,000 से कम हो गई, तो अब हमारी फिक्स एसेट 90,000 की हो गई। तो कोई 10,000 हमने किसी को दिया थोड़ी ना है, 10,000 ऑटोमेटिक उस एसेट की वैल्यू में से ही कम हुआ है। तो इसको बोलते हैं नॉन कैश आइटम, क्योंकि यहाँ से पैसा बाहर नहीं जा रहा है। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन को कभी भी आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखोगे, क्योंकि पैसा तो जा ही नहीं रहा है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, अगर पैसा आ रहा है तो लिखोगे, जा रहा है तो लिखोगे। अगर देना बाकी है या मिलना बाकी है तो भाई इससे हाथ जोड़ लो, इसको नहीं दिखाना है, ये आप फिर दिखाना इनकम एक्सपेंडिचर में। इसीलिए प्रिपरेशन ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एकदम हलवा टॉपिक है और ये बहुत ही रेयर आता है, लेकिन अगर आ जाए तो समझ लेना कि किस्मत के धनी हो। अगर आ जाता है तो कुछ नहीं करना है आपको, रिसीट पेमेंट बना के और खाली आंख मूंद के देखते रहो, कौन सा आ रहा है रिसीट कॉलम में डाल दो, कौन सा जा रहा है पेमेंट में डाल दो, और ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश बना के आंसर आ जाएगा। लेकिन किस्मत ठीक होगी तभी आएगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आएगा ही। देखो यहाँ पे अभी क्या होता है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड दिस अकाउंट इज बैलेंस। लास्ट में क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे हम बैलेंसिंग कर देते हैं। अब जैसे मान लो ये सारा तामझाम इतना सब जो है हमारे पास गिवन होता है, ये आया, आप देखो जैसे कैश का बैलेंस बैंक का लिख लिया, सब्सक्रिप्शन से इतना मिला, ये सब फलाना इतना मिलता जा रहा है, हमने टोटल कर लिया। टोटल करने के बाद हमेशा इधर का टोटल आप देखोगे बड़ा ही होगा। फिर इस तरह खर्चे हैं, सैलरी है, रेंट है, प्रिंटिंग है, स्पोर्ट्स मटेरियल, बस ये देखो पेमेंट होना चाहिए बस। लास्ट में क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये एक बार मैं ये वाला जो देख रहे हो ना कैश और बैंक, ये बैलेंस आपको खुद निकालना होगा। तो हो सकता है कैश का बैलेंस दे दे तो बैंक का बैलेंस आएगा, दोनों नहीं दिया होगा तो कैश एंड बैंक दोनों का टोटल हमें पता चल जाएगा। तो ये चीज़ है इसमें कुछ भी दिमाग लगाने वाली चीज़ है नहीं। अच्छा, प्रिपरेशन, इसका काम क्या होता है, अगर आप देखो इट सर्व्स द पर्पज ऑफ कैश बुक। जो काम कैश बुक करती थी ना वही काम ये कर रही है, बस फर्क क्या है कि यहाँ पे कैश बुक में क्या होता था, आपने देखा होगा डेट का कॉलम होता था ये, और यहाँ पे भी ये कॉलम नहीं रहेगा, बस इसके अलावा सेम वही काम करेगी जो कैश बुक हमारी करती थी। कैश बुक का काम क्या होता था, ये पता करना मैनेजमेंट को कि भाई कहाँ से पैसा आया और कहाँ गया। तो यही काम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी करती है। ये सेम वही इंफॉर्मेशन देती है कि भाई पैसा कहाँ से आया और पैसा कहाँ गया, सिर्फ इतना काम करना होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को, और कुछ नहीं करना होता। तो ये रहा इसका फॉर्मेट। स्टूडेंट्स, आपको फॉर्मेट जो है प्रैक्टिस करके आ ही जाएगा। इसमें क्या है, मैं जल्दी इसको फॉर्मेट भी समझा देता हूँ। आपको शुरू में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट लिख देना है, एंडिंग जो भी ईयर होगा वो लिख देना है आपको। इस तरफ डेबिट साइड, इस तरफ क्रेडिट साइड। हमेशा डेबिट साइड में ही रिसीट होगा और क्रेडिट साइड में ही पेमेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये रियल अकाउंट है, एसेट अकाउंट है, जैसे कैश बुक में होता था। सबसे पहले लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, देख लेना बुक क्वेश्चन में ही दिया होगा कैश बैंक कितना है वो। इसके बाद सब्सक्रिप्शन। अब देखो सब्सक्रिप्शन पिछले साल का, इस साल का, अगले साल का, कोई भी साल का हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब ये है कि कितना मिला, चाहे वो पीछे के 2 साल का हो, आगे के 2 साल का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें ये देखना है कि इस पूरा मिला के कितना मिला इस साल, तो उसको हमें दिखाना होता है। तो इसीलिए ये अच्छा है, आसान है। अच्छा, जनरल डोनेशन, हमें पैसा मिला, न्यूज़पेपर बेच के पैसा मिला, वेस्ट पेपर बेच के पैसा मिला, ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल था बेच दिया पैसा मिल गया, डिविडेंड से पैसा मिल गया, लॉकर रेंट की फैसिलिटी दे रखी थी, रूम दे रखा था लॉकर रखने के लिए, वहाँ से, यानी कुल मिला के सब पैसा। देखो लेगेसी से पैसा मिल रहा है, कोई ऊपर जाते जाते
किसी ने डायलॉग मार दिया, भाई ये पैसा लाइब्रेरी में खर्च होगा, ठीक है भाई चल खर्च होगा, तो ये पैसा हमें मिल गया है, तो ये सब जो है ये लास्ट में इतना आ जाता है टोटल, ठीक है। तो ये लेगेसी है, ये मतलब इस तरह से कोई भी इनकम अगर पैसा मिल रहा है तो यहाँ आना है, और जा रहा है तो बेटा यहाँ आना है। अब देखो यहाँ सब खर्चे हैं, रेंट, टैक्स दे दिया, इंश्योरेंस दे दिया, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ऑडिट फी, ऑडिटिंग में भी कराना, होनरेरियम, किसी स्पेशल आदमी को बुला लिया, मान लो सचिन तेंदुलकर को बुला लिया, उसको थोड़ा सा चाय पानी पिलाया, अब आएगा तो थोड़ा खर्चा तो देना पड़ेगा ना, ये थोड़ी ना है कि उसको टाटा बाय बाय कर दोगे भाई, कम से कम 10 लाख 15 लाख लेके जाते हैं, ऐसे लोग थोड़ी ना फ्री में आते हैं। हाँ ये है कि उससे पूरा एरिया में हल्ला हो जाता है, लोग चले जाते हैं, लेकिन ये लोग लेके जाते हैं, ऐसा नहीं है कि समाज सेवा के लिए आए होते हैं, इनको बुलाया जाता है तो वो मांगते नहीं अपने मुंह से, आपको खुद देना होता है, तो ये होनरेरियम है, ठीक है। आपने किसी स्पेशल गेस्ट को बुलाया तो भाग दौड़ करके आया, जहाज वहाज से ही आता है वो, रिक्शा से तो आएगा नहीं, तो ये सब उसका खर्चा वर्चा जो है जो भी है वो आपको देना पड़ेगा। अब आ जाता है आइटम्स, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या क्या आता है, कुछ नहीं, इसमें देखो इसमें 4 चीज़ों का ध्यान रखो, एक तो रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू पेमेंट, कैपिटल पेमेंट, कुल मिला के सब तो आ ही गया ना बेटा। रेवेन्यू रिसीट वो होता है जो हमें डे टू डे मिलता है, कैपिटल रिसीट जो हमें कई साल तक फायदा करवाए, तो एक एक करके इनको समझ ही लेते हैं। पहले सबसे पहले आ जाता है रेवेन्यू रिसीट। अब देखो रेवेन्यू रिसीट क्या है, कोई भी पैसा जो हमें रिकरिंग इन नेचर हो, रिकरिंग इन नेचर का मतलब है डे टू डे मिलता रहे, जैसे एनुअल मेंबर सब्सक्रिप्शन, हर साल आपको मेंबर बनाना है, सब्सक्राइब करवा लो उससे, तो हर साल सब्सक्राइब कराओगे तो भाई ये तो अच्छी कमाई है, अब ये तो आपको रिकरिंग इन नेचर है, अगले साल फिर सब्सक्रिप्शन होगा उसका। एडमिशन फी, अब देखो इसको लेके कंफ्यूजन रहता है, कई लोग कहते हैं कि एडमिशन फी जो है एक बार ही होती है लाइफ टाइम, और कई लोग, अब स्कूल वालों को देख लो, एडमिशन फी कई बार हर साल ही करा लेते हैं, ठीक है। तो अब अगर हर साल कराते हैं तो रिकरिंग हो गया, और अगर पूरे लाइफ टाइम में एक बार करा रहे हैं तो फिर तो भाई फिर तो वो रेवेन्यू माना जाएगा, तो डिपेंड करता है, इसीलिए बोला नॉट कैपिटलाइज। अगर कैपिटलाइज वर्ड नहीं यूज किया है तो हमें इसे रिसीट रेवेन्यू इन नेचर मानना है, और इसे हम रेवेन्यू रिसीट कहेंगे। फिर आ जाता है हॉल से पैसा मिला, ओल्ड न्यूज़पेपर बेच के पैसा मिला, इंटरेस्ट मिला, इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ था, कहीं पैसे लगाए हुए तो वहाँ से कमाई हो गई, फिक्स डिपॉजिट पे कमाई हो गई, लोन आपने एडवांस में दिया तो उस पर मिल गया, तो ये सब जो है आपका इनकम है, तो ये रेवेन्यू रिसीट है, डे टू डे इनकम, तो ये सारे के सारे जो है हमारे रिसीट साइड में चले जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से डोनेशन, मैंने आपको बताया था ना डोनेशन, अब डोनेशन 2 तरह के होते हैं, अगर स्पेसिफिक है तो वो कैपिटल माना जाएगा क्योंकि वो बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, तो अगर वो कुछ नहीं बोल रहा है तो फिर हम मान के चलते हैं कि नॉर्मल है, यानी कि सिंपल है, यानी कि उसने कुछ विल नहीं रखी, खाली बस ऐसे ही चला गया, बोला नहीं, उसने पैसे दे दिए, ये लो 5 करोड़ मेरे लिए, मेरी तरफ से 5 करोड़ एनपीओ को मैं दे रहा हूँ, और इतना कहने के बाद अचानक उसकी सांस रुक गई और कुछ नहीं बोला वो, तो इसका मतलब उसकी विल है ही नहीं। और अगर वो डायलॉग लास्ट में मार गया कि भाई ये सिर्फ नौजवान बच्चों को खेलने के लिए होगा, और वो भी जो है स्पोर्ट्स मुंह से निकल गया बस, तो फिर स्पोर्ट्स से जितने भी स्पोर्ट्स होंगे उसके लिए ही मिलेगा स्पेसिफिक। मान लो उसने बोल दिया प्राइज फंड, तो प्राइज देने में ही उसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये बहुत ही मतलब ध्यान रखने वाली बात है। अगर कोई चीज़ स्पेसिफिक हो गया तो वो हमेशा स्टूडेंट्स कैपिटल इन नेचर माना जाता है। लॉकर रेंट, क्लॉक रूम रेंट रिसीव्ड, ये सारे रिफ्रेशमेंट से पैसा मिलना, और किसी भी तरह का सिमिलर नेचर का कोई भी इनकम अगर हो रही है तो इसको आप जो है रेवेन्यू रिसीट मानोगे। अब आ जाते हैं कैपिटल रिसीट पे, कुछ नहीं, ये क्या है, ये स्पेसिफिक होगा। अगर आप देखो डोनेशन फ्रॉम आउटसाइडर, किसी बाहरी आदमी से हमें डोनेशन मिला किसी स्पेसिफिक काम के लिए, तो ये क्या हो गया, कैपिटल रिसीट हो गया। अमाउंट रिसीव्ड एज लोन, अगर लोन के तौर पे मिला है तो स्पेसिफिक हो गया। लाइफ मेंबरशिप फी, अब लाइफ देखो, लाइफ वर्ड यूज किया ना, अब लाइफ में तो एक ही बार देगा ना, वो बार बार थोड़ी ना देगा, मर के जिंदा थोड़ी ना होने वाला है वो, तो इसीलिए अपनी पूरी लाइफ का एक ही बार सब्सक्रिप्शन दे देगा। कई लोग क्या करते हैं, लाइफ सब्सक्रिप्शन दे देते हैं, जैसे होटल्स होते हैं ना, अब जैसे कई चैरिटेबल वाले जो होटल्स होते हैं या क्लब्स होते हैं इसे, तो वहाँ पे वो लाइफ टाइम पैसा दे देते हैं, एक ही बार बोल दिया ये लो 10 लाख भाई, अब मांगना मत। अब वो क्या है, जब भी उनको नहाने का मन करेगा स्विमिंग पूल में वहाँ जाएंगे, जाके जंप मार के नहाएंगे, कोई टेंशन नहीं, कभी पैसा नहीं देना पड़ेगा, उन्होंने सब्सक्रिप्शन दे रखा है, अब उनको ये सारी फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। इसीलिए आप देखोगे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन टाइकून्स होते हैं और पैसे वाले लोग होते हैं, वो लोग हमेशा जो है इस तरह के डोनेशन देते हैं, साल में एक बार डोनेशन दे देते हैं और टेंशन फ्री हो जाते हैं। जब भी कोई पार्टी वार्टी करनी हो या स्पोर्ट्स में कहीं मैच हो रहा होगा तो उनको फ्री में टिकट मिलता है, क्यों, क्योंकि वो उसके मेंबर होते हैं, उन्होंने सब्सक्रिप्शन दे रखा होता है, तो इसीलिए उनको बेनिफिट मिलता है इस चीज़ का। और इसी तरह से देखो एडमिशन फ़ी, टू द एक्सटेंट ऑफ एडमिशन फ़ी भी लेते हैं, अगर कैपिटलाइज बोला है तो हम इसको कैपिटल जो है रिसीट मानेंगे। अब आ जाता है जो है कैपिटल
रिसीट अभी और भी है, 1 मिनट। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है सेल प्रोसीड, फिक्स एसेट को बेच के हमें पैसा मिला। आप समझ सकते हो ये फिक्स एसेट को बेच के मिला है, तो ये हमारा हमेशा हमने फिक्स एसेट को बेचने के लिए थोड़ी ना रखा होता है, तो इसीलिए कैपिटल इन नेचर है। स्पेसिफिक पर्पस के लिए लेगेसी आ गई ये भी। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिला है कि लाइब्रेरी बिल्डिंग बनाओ, भाई ये तो स्पेसिफिक है, सीधा सीधा बोल रहे हैं लाइब्रेरी बिल्डिंग बनाओ। या कोई भी कैपिटल नेचर का पैसा आता है जो किसी स्पेसिफिक काम के लिए आता है, तो स्टूडेंट्स वो कैपिटल रिसीट माना जाएगा। अब आ जाते हैं रेवेन्यू पेमेंट पे। ये भी वही चीज़ है, देखो रेवेन्यू पेमेंट क्या है, डे टू डे खर्चा, जैसे सैलरी, वेजेस, होनरेरियम मैंने समझा दिया। ये वो खर्चा है जो कोई स्पेशल आदमी जब आता है तो उसको एज अ गेस्ट के तौर पे हमें थोड़ा बहुत देना पड़ता है। नहीं भी दोगे तो चलेगा, लेकिन फिर वो अगली बार से पहुंचेगा भी नहीं, फिर ध्यान रख लेना। ट्रेवलिंग एंड कन्वीनियंस जो अलाउंसेस होते हैं, ये भी है कि भाई ट्रैवलिंग के लिए जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, अब ये सब जो है रेवेन्यू इन नेचर माना जाता है। रिकरिंग, रेंट, इंश्योरेंस, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है इसी में देखो रेवेन्यू पेमेंट में और क्या है, स्पोर्ट्स मीट, टूर्नामेंट से जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, रिफ्रेशमेंट के लिए खर्चा कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, लोन लिया था, ओवरड्राफ्ट लिया था, उस पर पेमेंट करना पड़ गया। तो ये जो है डे टू डे खर्चे हैं, ये आपको वंस इन अ लाइफ नहीं करना है, अब आपको लगातार करना है। अगर वंस इन अ लाइफ करना होता है तो हमारा कैपिटल पेमेंट हो जाती है। अब देखो कंस्ट्रक्शन, अब देखो कोई चीज़ का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो भाई लाइफ वंस इन अ लाइफ ही तो होगा। अब हर बार हर महीने थोड़ी ना बिल्डिंग बनवाते रहोगे। आपने बिल्डिंग बनवा दी, 100 साल चलेगी, तब तक आप रहोगे भी नहीं देखने के लिए उसको। तो कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस जो हैं ये कैपिटल पेमेंट होते हैं। परचेज ऑफ फिक्स एसेट लाइक फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट। अब भाई ऑफिस इक्विपमेंट, ये फर्नीचर जानते ही हो भाई, आपने बिल्डिंग बनाया कोई, तो वहाँ पे ये सब इक्विपमेंट वगैरह तो रखवाना पड़ेगा ना, तो ये वंस इन अ लाइफ ही होता है। तो आपको क्या है, ये कैपिटल पेमेंट है। परचेज ऑफ बुक, लाइब्रेरी के लिए आपने किताब खरीदी, तो ये वंस इन अ लाइफ, बुक एक बार आपने खरीद ली, वो कई महीने मतलब चलती रहेगी, तो इसीलिए ये कैपिटल पेमेंट माना जाता है। अच्छा, अमाउंट एडवांस टू आउटसाइडर एज लोन, हमने बाहर वालों को लोन दे दिया, तो ये हमारा कैपिटल पेमेंट में स्टूडेंट्स आता है। नेक्स्ट है परचेज ऑफ स्पोर्ट्स गुड, आपने स्पोर्ट्स गुड्स खरीद लिए, तो ये भी जो है आपने इक्विपमेंट खरीदा तो कैपिटल पेमेंट है, क्योंकि इससे आप लगातार कमाते रहोगे। समझ रहे हो ना। अगर जैसे मान लीजिए आपने स्पोर्ट्स गुड्स या इक्विपमेंट, मान लो बैट खरीद लिया, तो अरे भाई 2-3 साल तो चलेगा। अब मान लो स्पोर्ट्स क्लब है, उसने बैट खरीद लिया, तो 2-3 साल वो बैट चलेगा, तो उससे कमाई होती रहेगी, क्योंकि उस सब्सक्रिप्शन कर करके मेंबर आएंगे, उनको दिया जाएगा खेलने के लिए। ठीक है, तो ये जो है कैपिटल रिसीट माना जाता है। अब मैं आपको बताऊं, जब हम लोग स्कूल में थे तो मैच हुआ एक बार, क्लब था ऐसे ही स्पोर्ट्स क्लब, तो उसमें गए तो सब्सक्रिप्शन करा रखा था एक ने, तो उसको अलाउड था। पहुंच गए हम लोग, तो वहाँ जाके बल्ले उल्ले सब तोड़ दिए, तो बोलने लगे भाई ये तो यार तुम लोग आओगे तो हर महीने नया बल्ला ही लाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी समय तक चलती हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो ध्यान देंगे। कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लो बॉल है, अब बॉल लेदर की बॉल से खेल रहे हो तो एक दिन में ही वो ख़त्म हो जानी है, वो तो ओवर के हिसाब से चलती है। ये थोड़ी ना है कि उसको साल भर चलाते रहोगे या 2-3 साल चलाओगे। तो उसमें आपको देखना होता है कि कौन सा चीज़ कितने दिन चलेगा, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कैपिटल रिसीट है कि रेवेन्यू, मतलब कैपिटल पेमेंट है कि रेवेन्यू पेमेंट है, तो ये आपको देखना पड़ेगा उसी समय। तो यही था इसमें मेन जो टॉपिक हैं जो थ्योरेटिकल है। बाकी हम लोग इसको कवर करेंगे अगली क्लास में, जो कि हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही है। अब इनको अच्छे से सुन के और इसको समझो, जिससे कि आपको अगला टॉपिक करने में आसानी हो।